नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पर हमने अभी तक पहला चैप्टर इसका कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में हम इसके दूसरे चैप्टर यानी कि पारिस्थितिकी वाले चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। लेक्चर की शुरुआत के पहले थोड़ी चीज़ें जानते चलिए कि यह पारिस्थितिकी होती क्या है। तो देखिए, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता हो। ठीक है, मान लीजिए कि यह कोई जीव है और साथ ही साथ यह कोई भौतिक पर्यावरण है। इसके चार दूसरी पेन ले लेता हूँ मैं। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई जीव है और इसके चारों तरफ उपस्थित ये भौतिक पर्यावरण है। तो ऐसा तंत्र या ऐसी दशा जहाँ पर जीव और भौतिक पर्यावरण के मध्य इनके संबंधों का अध्ययन किया जाए, उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी देखिए एक खुला तंत्र होता है। खुला तंत्र इसको इस संदर्भ में कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का निवेश और ऊर्जा का बहिर्गमन दोनों साथ ही साथ चलता है। हिंदी कठिन होती है। ऊर्जा का इनपुट और आउटपुट, ठीक है, एनर्जी का इनपुट और आउटपुट दोनों ही लगातार चलता रहता है। इस कारण जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह जो है खुला तंत्र कहा जाता है। ठीक है, और इसको आकार के आधार पर अनेक भागों में भी बांटा जा सकता है। अगर इसके घटकों की बात करें तो मुख्यतः दो घटक होते हैं। एक तो होता है अजैविक घटक, दूसरा होता है जैविक घटक। ठीक है, नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे अबायोटिक और बायोटिक घटक कौन कौन से होते हैं, अजैविक और जैविक। तो देखिए, जैविक घटकों के अंतर्गत उत्पादक प्रोड्यूसर आ जाएगा, उपभोक्ता या कंज्यूमर आ जाएगा, या फिर अपघटक आ जाता है। वहीं अजैविक घटकों के अंतर्गत भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक आते हैं। ठीक है, इनके बारे में अभी आगे हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझेंगे और इस चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के प्रथम प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ए, जीव और वातावरण, बी, मनुष्य और वन, सी, मृदा और जल, या डी, पति और पत्नी। चलिए, तो आसान सा प्रश्न है और आसान सा जवाब है। पारिस्थितिकी देखिए जीव और उसके भौतिक वातावरण के मध्य अध्ययन का विषय है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। ये तो पता नहीं क्यों इस प्रकार की लाइन ये लोग दे देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप पहली लाइन ध्यान में दीजिएगा कि जो पारिस्थितिकी होती है उसमें जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ए, जी टेलर ने, बी, ई हंटिंगटन ने, क्या होगा ये, ई हंटिंगटन ने, सी, डी आर स्टोडर्ट ने, या फिर डी टांसले ने। चलिए देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले बताई थी ऑप्शन नंबर डी ने, यानी कि टांसले ने। ठीक है, 1935 में ए.जी. टांसले द्वारा सर्वप्रथम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था, या इसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, जिसमें ए.जी. टांसले स्वयं कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से मिल करके होती है। ठीक है, एक सेकंड आप यहाँ पर देख लीजिए कि अजैविक और जैविक घटक कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर ये है पारितंत्र के घटक। ठीक है, एक तरफ है जैविक घटक जिसमें शामिल हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, और दूसरी तरफ इसके अजैविक घटक हैं जिसके अंतर्गत भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक आते हैं। भौतिक घटकों में शामिल है प्रकाश,
तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृतियाँ, ऊंचाई और ढलान का भी पारितंत्र पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ भौतिक घटक में शामिल है वायु। वहीं बहुत अजैविक घटकों के अंतर्गत अकार्बनिक घटक में शामिल हैं जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें जैसे नाइट्रोजन आदि, खनिज, चट्टान, तत्व जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि अन्य। और अजैविक घटकों के अंतर्गत कार्बनिक घटक में शामिल हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया। बार बार इनके बारे में बात हो तो बेहतर है कि आप यहीं से इनको देख लीजिए और समझ लीजिए। फिलहाल प्रश्न पर दोबारा से चलते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। ए, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। बी, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। सी, यह एक बंद तंत्र होता है। या डी, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। चलिए, तो यह एक खुला तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का इनपुट और आउटपुट दोनों समान रूप से कार्य कर रहा है। ठीक है, या सुचारू रूप से स्वयं कार्य करता रहता है। ठीक है, ऑटो मोड में ये चीज़ें कार्य करती हैं। ठीक, तो पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, न कि बंद तंत्र है। ठीक है, और यह अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर के बना होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्वयं की अपनी उत्पादकता होती है और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। ए, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। बी, यह एक कार्यशील इकाई है। सी, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। या डी, यह एक बंद तंत्र होता है। चलिए, तो जाहिर सी बात है इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है जो किसी निश्चित समय और इकाई के समस्त जीव तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कार्यशील इकाई होता है जिसकी स्वयं की अपनी उत्पादकता होती है। ठीक है, और सर्वप्रथम एजी टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत करते हुए इसको दो घटकों में बांटा था, अजैविक और जैविक घटक। ठीक है, जिनको हमने देखा। नीचे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह कथन और कारण के रूप में है, जिसमें कथन ए है कि जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है और कारण आर है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आपको नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है आपके पास ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही परंतु आर गलत है। या डी, ए गलत परंतु आर सही है। तो ऊर्जा तथा पदार्थ दोनों का निवेश होता रहता है, आउटपुट और इनपुट लगातार होता रहता है। इसी कारण तो पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, किंतु इसमें नए पदार्थों का निवेश होता रहता है और ऊर्जा का भी निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिटेल में इन्होंने दे दिया। यहाँ पर 10% का नियम भी बता दिया है, जो कि आगे चल करके फिर से आपको बताया जाएगा। प्रश्न ही है सीधा सीधा उसके संदर्भ में। फिलहाल यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, जैवमंडल या बायोस्फीयर मिट्टी, सेल, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक यानी चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ आवरण मंडल के रूप में व्याप्त है। ठीक है, और यह एक सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र अगर पूछा जाए कभी और ऑप्शन में अगर बायोस्फीयर या जैवमंडल रहे तो आप उसके साथ जाइएगा।
और सर्वाधिक स्थिर वायु क्या कहते हैं वो पूछा जाए अगर आपसे पारिस्थितिकी तंत्र और उसमें जैवमंडल ना हो तो आप समुद्र या महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जा सकते हैं। फिलहाल अभी प्रश्न आएगा तो वहाँ पर उसके बारे में और विस्तार पूर्वक हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे जैवमंडल या बायोस्फीयर के बारे में, जो कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है और यह पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण के रूप में व्याप्त है। यह मिट्टी, सैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत होती है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं। जैवमंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र या ओपन सिस्टम है क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र से पोषक कभी भी समाप्त नहीं होते, ये बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वह एक दिशीय होता है, चक्रित पदार्थों का होता है। देखिए मान लीजिए कि चट्टान है या कोई, ठीक है, यह अपर्दित हुई, मिट्टी बन गई, ठीक है, मिट्टी दोबारा से प्लेटें टकराई, यह चली गई नीचे, ठीक है, यह नीचे गई, दोबारा से लावा बनी, फिर फूटी, फिर ऊपर आई, फिर यह चट्टान बन गई। इस प्रकार का एक छोटा सा बहुत नॉन टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ, इसमें इतना गौर मत करिएगा, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एक और छोटे से उदाहरण से अगर समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से पदार्थों का पुनः चक्रण होता है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यह कोई गेहूँ का पेड़ है, ठीक है, इसमें गेहूँ की बालियाँ निकली, ठीक है, इन बालियों से बीज निकला, यह बीज दोबारा से मिट्टी में गया, फिर से यह जो है वह बन गया, क्या कहते हैं, पेड़ बन गया या पौधा बन गया। हालांकि इसको जब पदार्थों के संदर्भ में पढ़ते हैं तो हम जब देखेंगे फास्फोरस चक्र या जो भी रासायनिक चक्र होते हैं उनको जब देखेंगे तब पढ़ेंगे, या जब चट्टानों के अपरदन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे तब वहाँ पर अच्छे से हम इस चीज़ को देखें और समझेंगे। फिलहाल बस इतना जानते रहिए कि कोई पदार्थ मान लीजिए कि XYZ है, वह इस रूप में है तो यह दोबारा इसका रूप परिवर्तन होता है, यह दूसरे रूप में उपस्थित हो जाता है, फिर से इसका एक अन्य रूप परिवर्तित होता है, यह तीसरे रूप में आ जाता है और अंततोगत्वा यह तीसरा रूप परिवर्तित होकर के फिर से इसी रूप में आ जाता है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, ये बार बार पदार्थ जो है वह बार बार पुनः चक्रित होते हैं और अनंत काल तक चलते रहते हैं। बदलता है तो सिर्फ इनका रूप और स्वरूप एक से दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर और बताई गई कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग ही पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक स्थानांतरित होता है। यह ऊर्जा प्रवाह का पारिस्थितिकी तंत्र में एक नियम है, इसको 10% नियम भी कहा जाता है। होता क्या है इसमें कि मान लीजिए कि कोई वृक्ष या कोई पेड़ या कोई घास है, इसने टोटल ऊर्जा अपने अंदर स्टोर कर ली, कितना, 100 यूनिट। ठीक है, अब इस पेड़ को जो खाएगा, ठीक है, मान लीजिए कि कोई सब्जी थी, ठीक है, मान लीजिए कि क्या कहते हैं, सेब, मान लीजिए, चलिए सब्जी नहीं फल ले लेते हैं, सेब था, उसमें 100 यूनिट ऊर्जा स्टोर हुई थी, सेब को आपने खाया तो इस टोटल 100 का 10% ही आपके पास आएगा। ठीक है, तो अब इस 10% के बाद आपको यदि किसी ने खा लिया तो उसका आपका भी 10% ही उसके पास जाएगा, इस 10 का भी 10% ही उस अगले पोषण स्तर पर जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे और आसानी से अगर समझना हो तो देखिए कि मान लीजिए कि कोई वृक्ष है, ठीक, कोई फलदार वृक्ष है, उसका कोई उपभोग कर लेता है, ठीक है, तो इस वृक्ष ने जितनी ऊर्जा स्टोर की थी इसके आगे वाले पोषण स्तर द्वारा, मतलब उच्च पोषण स्तर होता है ना, प्राथमिक वृक्ष हो गया। ठीक है, तो अब इस प्राथमिक का जो उपभोग करेगा वह उपभोक्ता हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। या यह उपभोक्ता जब इसका उपभोग करेगा तो यह इसकी कुल ऊर्जा का मात्र 10% अपने पास रखेगा। आगे चल कर के जब इस उपभोक्ता को भी कोई और उपभोग करेगा, तृतीय स्तर का कोई उपभोग करेगा, तो उसमें भी इस उपभोक्ता का मात्र 10% ऊर्जा ही जाएगी, बाकी ऊर्जा जो है वह इसी उपभोक्ता के द्वारा किसी न किसी रूप में कंज्यूम कर ली जाती है। ठीक है, थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया है, कठिन हो गया है, लेकिन अभी जब प्रश्न आएगा तब आप इस चीज़ को और आसानी से समझेंगे।
फिलहाल आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? ए जलमंडल, बी जीवोम, सी स्थल मंडल या डी जैवमंडल। मेरा यह प्रश्न गलत हो गया था, मैंने इसमें जलमंडल टिक कर दिया था, लेकिन फिलहाल जो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वह है जैवमंडल। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन सेम है, जिस प्रकार से ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेम वही एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे दे दिया गया है। कुछ चीज़ें यहाँ पर परिवर्तित की गई, जैसे यहाँ बताया गया कि जैवमंडल एक आधारभूत बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक यानी जैविक और अजैविक संगठक होते हैं। देखिए कंफ्यूज मत करिए, हमने पहले ही पढ़ा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, और जैवमंडल जो है वह सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो जाहिर सी बात है तो ये पारिस्थितिकी तंत्र ही, तो इसके भी दो ही घटक होंगे ना, जैविक और अजैविक। जैविक घटकों के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं, और अजैविक घटकों के अंतर्गत भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं पारितंत्र के घटकों के बारे में जान ही लेते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ और बात करते हैं हमारे पारितंत्र के घटक के पहले प्रश्न के बारे में। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ भू आकृतियाँ दी हुई हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र किस किस प्रकार की होती हैं? वन स्थल, घास स्थल, मरुस्थल। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं, लवणीय और अलवणीय। अलवणीय जल के उदाहरण हैं तालाब, झील और झरना, और लवणीय जल के उदाहरण हैं लवण, झील, ज्वारनद, समुद्र। और मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्रों में शामिल हैं कृषिगत खेत या खलिहान, एक्वेरियम और स्पेस शटल या जो अंतरिक्ष यान होते हैं। फिलहाल इतना इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपको अभी प्रश्नोत्तर के माध्यम से सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। ठीक है, बहुत ख़राब एक्सप्लेनेशन ये लोग करते हैं। ठीक है, जो कुछ इनके प्रश्नोत्तर के एक्सप्लेनेशन में हो वही यहाँ पर डाल देते हैं, कुछ एक चीज़ ऐड ऑन कर देते हैं कहीं कहीं पर। जहाँ पर आवश्यक होगा मैं स्वयं आपसे बता दूंगा कि आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आइए बात करते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर के बारे में। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं ए आवास, बी पारितंत्र, सी निकेत या नीच, या डी बायोम, अथवा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जहाँ जीव रहता है उसको आवास या बायोम कहा जाता है। ठीक है, सटीक रूप से अगर बात करें, एग्जैक्ट और फोकस पॉइंट की बात करें तो आवास ही कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर चूँकि विकल्प में हमारे पास एक ऑप्शन है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ई के साथ गए। यदि यह ना होता तो हम निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते। ठीक है, भले ही विकल्प सारे ये के ये ही रहते। ठीक है, देखिए किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीव या अन्य जीवधारियों के रहने की एक्चुअल लोकेशन आवास कहलाती है। जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी वृहद भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है तो उसे बायोम कहा जाता है, जैसे वन बायोम, घास स्थल, रेगिस्तान या टुंड्रा बायोम। वहीं अगर बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि निकेत या नीच क्या होता है, बताएंगे क्या बताएंगे आप लोग? नीके होता है, नीच नहीं होता है, NICHE होता है। ठीक है, देखिए एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की ज़रूरत होती है उनको सम्मिलित रूप से नीके कह दिया जाता है। ठीक है, नीके या निकेत के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में स्थान का पता चलता है। ठीक है, और एक आवास में, जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक आवास है तो यहाँ पर कई प्रकार के नीके या निकेत हो सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक जाति का अपना अलग विशिष्ट निकेत होता है। मान लीजिए कि बंदर मान लीजिए, ठीक है, तो बंदर का अपना एक विशिष्ट निकेत होता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई अन्य प्रजाति नहीं रह सकती इसके इस निकेत में। ठीक है, देखिए ऐसे समझिए कि प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है और कोई भी दो जाति जो है वह एक ही निकेत में नहीं रह सकती है।
ठीक है। और यदि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाना हो, यदि मान लीजिए कि बंदर को आप लोगों को संरक्षित करना हो, तो यह सर्वाधिक उपयुक्त होगा कि आप बंदर के निकेत के बारे में जानें कि मतलब उसको जीवित रहने के लिए, उसको पाले जाने के लिए किस प्रकार के जैविक और भौतिक या रासायनिक कारकों की ज़रूरत होती है। ठीक है। वहीं बायोम हमने देख ही लिया कि बायोम क्या होता है, पौधों और प्राणियों का एक समुदाय जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि जो है प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह बायोम कहलाते हैं। इनके उदाहरण मरुस्थल, टुंड्रा, घास स्थल, पर्णपाती, टैगा वन, वर्षा वन आदि अन्य अनेक उदाहरण हैं बायोम के। फिलहाल पारितंत्र क्या होता है उसको हमने पिछले चैप्टर में देखा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। ए, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। बी, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों या लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित है। सी, जीवों का समुदाय और साथ ही साथ पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। या डी, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। चलिए सिंपल है, जीवों का समुदाय और साथ ही साथ पर्यावरण वह जिसमें रहते हों, यह पारितंत्र या इकोसिस्टम का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। पहले ही आपने पढ़ा किसी जीव और भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन को पारितंत्र या पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र के जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र या इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। ए, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय या भूदृश्य। बी, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या। सी, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। डी, जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए आराम से और ध्यानपूर्वक सोचने का प्रयास करिए कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी। सबसे छोटी इकाई होगी पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, फिर उसके बाद की इकाई होती है समुदाय, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र और विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों को मिला करके बनता है भूदृश्य। तो जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र और फिर सबसे अंत में भूदृश्य। देखिए यहाँ पर, अच्छा जनसंख्या क्या होती है इसकी डिफिनीशन जानते चलिए। आस पड़ोस के लोगों से मजा लीजिएगा। देखिए, एक ही जात के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है, और जब दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिल जाती है तब उसे समुदाय कहा जाता है। और कई समुदाय और भौतिक कारक मिल करके एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, और एक निश्चित भूक्षेत्र में एक या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा ग्राफ बना के बताया भी गया है। ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो मेंस में अच्छा आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए पहले जनसंख्या सबसे छोटी इकाई है, फिर विभिन्न जनसंख्या मिलकर के कई जातियां मिलकर के जब एक जगह एकत्रित होती हैं तो उसको कहा जाता है समुदाय, और विभिन्न प्रकार के समुदाय जहाँ पर एकत्रित होते हैं उनको कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, और कई पारिस्थितिकी तंत्रों के समूह को कहा जाता है भूदृश्य। ठीक है, नेक्स्ट और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र है। ए, तालाब, बी, खेत, सी, वन या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो दिए गए विकल्पों में से खेत जो है वह मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र है। झील, तालाब, वन यह सभी जो है प्राकृतिक रूप से निर्मित पारितंत्र होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। दूसरा, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें
ऑटोट्रॉफ या स्वपोषित कहा जाता है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। और चौथा, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सही है। कूट है ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 4 या डी 3 और 4। आपके पास समय है, आराम से इस प्रश्न को फिर से देखिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1935 में ए.जी. टांसले ने, और साथ ही साथ इसके विभाजन को भी बताया था कि यह दो मुख्य भागों में विभाजित है, जैविक और अजैविक घटकों में। और जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहा जाता है। फिलहाल बात करते हैं इन दोनों विकल्पों के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑटोट्रॉफ्स पौधे अपना भोजन स्वयं उपभोग करते हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। जबकि यहाँ पर शब्द का उपयोग किया गया उपभोक्ता। उपभोक्ता एक परपोषी जीव होता है, न कि स्वपोषी जीव होता है। ठीक है, यह प्राथमिक उत्पादकों का उपभोग करता है। ठीक है, यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ठीक है, अब गैस चढ़ा करके वो खिचड़ी पकाने को मत समझ लीजिएगा कि अरे हम स्वपोषी हैं, हम तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और सबसे अंतिम विकल्प देखिए, वियोजक यानी कि होता है डिकम्पोजर। अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं तो नहीं, वियोजक जो है वह कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, जिनका उपभोग स्वपोषी पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। और इन स्वपोषितों का उपभोग किया जाता है उपभोक्ता के द्वारा अपने भोजन के उपभोग के रूप में। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए.जी. टांसले ने 1935 में करते हुए इसके दो भाग जैविक और भौतिक घटकों के बारे में भी बताया था। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग ए.जी. टांसले द्वारा किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संघटकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषित घटक और परपोषित संगठक। स्वपोषित संगठक या ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। उपभोक्ता परपोषी जीव होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो वियोजक जो है वह कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? ए, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। बी, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। या डी, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होता है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। ऑटोट्रॉफ्स ज़्यादा होते हैं और परपोषित कम होते हैं। ठीक है, देखिए इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि प्रत्येक पोषण का जो स्तर है ना, उसके नीचे उनमें जो निम्नतम स्तर वाला स्तर है वहाँ के जीव ज़्यादा होंगे, उसके ऊपर वाले जीव कम होंगे, उसके ऊपर वाले जीव उनसे भी कम होते हैं। ठीक है, कैसे? और आसान भाषा में समझिए कि घास ज़्यादा होती है, बकरी कम होती है, शेर बकरियों से भी कम होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, उत्पादक जो है वह हमेशा अधिक होता है प्राथमिक उपभोक्ता से। यही कारण है कि संसार में शाकाहारियों की संख्या जो है वह मांसाहारियों से ज़्यादा है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ता से अधिक होती है, क्योंकि इनमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होने का कारण भी यही है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ए, धान का खेत, B1, सी, घास का मैदान, या डी, झील। तो डायरेक्ट आंसर कर सकते थे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही होगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ए मरुस्थलीय, बी घास के मैदान, सी पर्वतीय या डी सामुद्रिक। अब पिछले वाले पे बायोस्फीयर से आगे बढ़िए। ठीक है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में दिए गए विकल्पों पे जो बड़ा या जो बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है वह है सामुद्रिक। लगभग 71% भाग जो है वह जलीय भाग है पृथ्वी का। ठीक है, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? ए समुद्र, बी घास के मैदान, सी वन या डी पर्वत। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। ठीक है, और सर्वाधिक स्थिर भी है। नेक्स्ट देखिए, समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का लगभग 97% भाग समुद्री जल है। यह पृथ्वी के 70% सतह के ऊपर विस्तृत है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर से, यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ए सागरीय या महासागर, बी वन, सी पर्वतीय या डी मरुस्थलीय। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सागरीय या महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह सबसे अधिक अस्थिर भी होता है, क्योंकि जल जो है वह खारा होता है, जिसके साथ ही घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश और तापमान जो है वह स्थिर रहते हैं। इस कारण यह जो है सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, देखिए, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सर्वाधिक स्थिर तंत्र है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले चैप्टर पारिस्थितिकी असंतुलन के बारे में। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा सेकंड आपका जो है मैं लेने वाला हूँ। आइए फिलहाल बात करते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर, जिसका नाम है पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं, सीधा प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी असंतुलन का जो मूल कारण बताया गया है वह है वन उन्मूलन या फिर लकड़ियों को काटना। इनको किन कारणों से काटा जाता है या यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। लकड़ी किस कारण काटी जाती है या फिर वनों का उन्मूलन किस कारण किया जाता है, इसके बारे में ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग अच्छे से सुपरिचित हैं। वनों का कहीं कहीं पर चारागाह या पशुओं के चारागाह के रूप में उपयोग किया जाता है, कहीं पर वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन किए जाने के कारण उनकी कटाई कर दी जाती है, तो कहीं पर झूम कृषि के कारण कभी कभी वन अग्नि के कारण वन नष्ट हो जाते हैं, कभी कभी औद्योगिक एवं व्यावसायिक कारणों से लकड़ी के उपयोग के लिए वनों को काटना पड़ता है। तो कभी कभी जब सरकारों के अंदर सतत विकास की संकल्पना का अभाव होता है तब वह वन उन्मूलन को प्रोत्साहित करते हैं। शहरीकरण, कागज की भारी मांग और प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप भी लकड़ी या वन की मांग जब होती है तब उन्हें काटा जाता है। फिलहाल आइए बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ए वनों को काटना, बी वन रोपण, सी वर्षा जल प्रबंधन या डी जैव मंडल भंडार। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में वनों की कटाई जो है वह मदद नहीं करती है, बल्कि वनों को काटने से पारिस्थितिकी जो है वह असंतुलन की अवस्था में पहुंच जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ए वनोन्मूलन, बी मरुस्थलीकरण, सी बाढ़ एवं अकाल, डी वर्षा की परिवर्तनीयता। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए। हम डायरेक्ट भी इसे कर सकते थे। वनोन्मूलन के कारण ही मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल की घटनाएं और वर्षा में परिवर्तनीयता की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, और भारत ही नहीं, लगभग संपूर्ण विश्व में जो पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है वह है वनों की कटाई।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? ए लकड़ी काटना, बी सामाजिक वानिकी, सी वन महोत्सव या डी वनारोपण। डायरेक्ट आंसर कर सकते थे हम लोग ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न करते हैं इसको इस लेक्चर का। इस चैप्टर को 2 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? ए जल प्रबंधन, बी वनरोपण, सी औद्योगिक प्रबंधन या डी वन्य जीव सुरक्षा। चलिए, सभी जगह हमने बात देखा कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से जीव जो है वह शामिल है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह गलत है। औद्योगिक प्रबंधन जो है यह किसी भी प्रकार से पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है। आप अपनी इंडस्ट्री को किस प्रकार से चलाते हैं, किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट करते हैं, यह जो है डायरेक्टली कभी भी पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए, जल प्रबंधन, वन रोपण और वन्यजीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जबकि औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट और अगले लेक्चर में हम लोग वहन क्षमता और पारिस्थितिकी कर्मता और इसके आगे के अन्य चैप्टर्स के बारे में बात करते हुए इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो चलिए, फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।